चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोग। शुरू किया जाए बेटा। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से भाई संविधान की क्लास नहीं हो पाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, होती रहेगी। तो लगा ही है, लड़ते भिड़ते पढ़ाई होती है। भूगोल में बेटा कहाँ तक थे हम लोग, देखें, याद दिलाएं। मुझे लगता है हम लोग पवन पे बात कर रहे थे, है ना बेटा। तो पवन कितने भागों में बांटा था हम लोगों ने? तीन। एक को कहा अस्थाई, एक को कहा अस्थाई, और एक को क्या कहा बेटा? स्थानीय। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अस्थायी पवनों में, है ना बेटा। तो अस्थायी पवनों में हम लोगों ने जो बात किया है वो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड और मानसून विंड, यही ना बेटा। यानी मानसून पे हमने बात किया है। तो मुझे लगता है हेडिंग होगी आपकी चक्रवात प्रति चक्रवात, यही ना बेटा। तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक बड़ा है तो जरूर मैनेज कर लेंगे, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो चक्रवात हिंदी का शब्द है। चक्र माने सीधा नहीं, चक्र माने गोलाकार, है ना। वात माने हवा। यानी जब पवन वृत्ताकार स्वरूप ग्रहण कर ले तो इस घटना को हम लोग चक्रवात कहते हैं। अब परेशानी ये है कि अभी हम लोग वायुदाब की पट्टी वगैरह पढ़े, तो वायुदाब की पट्टियां समानांतर बन रही थी अक्षांशों की। देखा होगा कि जो वायुदाब की पट्टियां बन रही थी वो पैरेलल बन रही थी ना बेटा। यानी जो लैटिट्यूड है उसके समानांतर बन रही थी। तो फिर गोल गोल पवन कहीं घूमती है बेटा, इसी को थोड़ा समझना है। किन्हीं कारणों से, वो कारण हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। किन्हीं कारणों से जब वायुदाब की पट्टियां यानी एयर प्रेशर बेल्ट गोल गोल बनने लगे, वृत्त छल्ले जैसा वृत्ताकार स्वरूप ग्रहण करने लगे, तो जाहिर सी बात है कहीं लो होगा कहीं हाई होगा, बोले बेटा। और बस वही नियम मैंने कहा ना, इसका अपवाद कहीं नहीं है कि हमेशा हाई से लो की ओर पवन चलेंगे। तो एक लाइन बेटा जरा लिखो तो आगे बढ़ा जाए। लिखे, वायुदाब की पट्टियां, वायुदाब की पट्टियां जब वृत्ताकार स्वरूप ग्रहण कर लें, कब कर लेंगी बेटा हम आपको बताएंगे। वायुदाब की पट्टियां जब क्या बेटा? वृत्ताकार स्वरूप ग्रहण कर लें, यानी गोल गोल बनने लगे, तो चक्रवात अथवा प्रति चक्रवात का जन्म होता है। जब वायुदाब की पट्टियां वृत्ताकार स्वरूप ग्रहण कर लें तो क्या बेटा? चक्रवात अथवा प्रति चक्रवात का जन्म होता है। चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं बेटा साइक्लोन, और प्रति चक्रवात को इंग्लिश में कहते हैं एंटी साइक्लोन, यानी साइक्लोन का उल्टा। अब जरा ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा कि जब वायुदाब की पट्टियां कैसे बेटा गोल गोल बन जाए तो चक्रवात भी आता है और प्रति चक्रवात भी आता है। तो अब थोड़ा ये देखेंगे कि कब चक्रवात आता है और कब प्रति चक्रवात आता है, ये ध्यान में रखना है। जब केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट बने, यानी अंदर की ओर क्या बने बेटा? लो प्रेशर बेल्ट बने, और बाहर की ओर क्या बने? हाई प्रेशर बेल्ट बने। बहुत सिंपल है, दिमाग में रखना है कि जब केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट बने और बाहर की ओर हाई प्रेशर बेल्ट बने, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और एक ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि केंद्र में ही बन जाए क्या, और बाहर की ओर क्या बन जाए? लो प्रेशर बेल्ट। और कुछ हो सकता है? सोच के बताइए। हाँ वो चलेगा, वो जैसे क्रमागत तो हो ही सकता है, फिर आगे कुछ और लो हो जाए और लो हो जाए, ये सब चलेगा। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिए
कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कोई प्रेशर नहीं होता। लो और हाई एक सापेक्षक शब्द है। कितने को लो बोलोगे आप? कोई लो नहीं होता। 10 मिली बार है, अब 10 मिली बार को लो बोलोगे कि हाई बोलोगे? नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, पहले आसपास का माहौल देखेंगे तब ना बोलेंगे। आसपास कहीं 2 मिली बार है तब तो 10 मिली बार हाई हो गया, बोल नहीं रहे। और आसपास कहीं 100 मिली बार है तो फिर 10 मिली बार लो हो गया। कुछ चीजें होती है ना बेटा जो एब्सोल्यूट नहीं होती, तो हम लोगों की गलतफहमी होती है कि कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती हैं। जैसे ठंडा और गर्म एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे किसी चीज को हम ठंडा कहते हैं या किसी चीज को गर्म कहते हैं, तो एब्सोल्यूट फिनोमेना थोड़ी होती। किसको गर्म कहोगे आप? कुछ गर्म नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप किसके सापेक्ष बात करते हो। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं, आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हैंडपंप का पानी, हैंडपंप समझते हो? तो हैंडपंप का जो पानी होता है वो ठंडा होता है कि गर्म होता है? तो बड़ी मजेदार बात है कि गर्मी में हमको वो ठंडा लगता है और ठंडक में पानी गर्म होता है ना? बोलते हैं हम लोग कि हैंडपंप का ताज़ा ताज़ा पानी अब मई जून में अगर निकालो तो एकदम से मज़ा ही आ जाता है, और जाड़े में जनवरी वनवरी में भी मज़ा आ जाता है, तो भाप वाप निकलती रहती है। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसका टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। बस परेशानी ये होती है कि बाहर जब 42 डिग्री हो जाता है ना, तो 24 डिग्री ठंडा लगता है, बोल नहीं रहे। और बाहर जब 5 डिग्री हो जाता है ना, तो वही 24 डिग्री फिर गर्म लगने लगता है। तो ठंडा और गर्म भी सापेक्षिक शब्द है, लंबा नाटा भी सापेक्षिक शब्द है। हाँ, कोई लंबा नहीं होता। जैसे आप कहेंगे नहीं नहीं सर काहे लंबे लोग होते, अरे भैया नाटे अगर नहीं है तो फिर लंबे कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी के सापेक्ष है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, यहाँ जिनकी हाइट 6 फीट के आसपास होती है इंडिया में, उसको हम लोग मानते हैं कि अच्छी हाइट है, बोल नहीं रहे। और थोड़ा इतरा उतरा के चलते हैं कि बढ़िया हाइट है। आप यूरोप में चले जाओ, बच्चियों की हाइट 6 फीट 2 इंच 3 इंच होती है, तो वहां तो शर्मा जाओगे आप। आपसे लंबी वहां बच्चियां हैं, बच्चों की तो बात ही छोड़ दें। तो लंबा और नाटा, छोटा बड़ा, हाई लो, कम ज्यादा, ये सब कुछ सापेक्षिक शब्द है बेटा। जब हम समुद्र में चलेंगे तो पढ़ेंगे गर्म समुद्री धारा और ठंडी समुद्री धारा। कौन गर्म और कौन ठंडी? कोई गर्म नहीं, कोई ठंडी नहीं। हो सकता है 10 डिग्री को गर्म कहें हम लोग, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर जिस समुद्री धारा का हो उसको गर्म कह दें, और जिसका 22 डिग्री टेम्परेचर हो उसको ठंडी कह दें। ये तो डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में बात करते हैं। ऐसे ही बेटा लो प्रेशर और हाई प्रेशर कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती। अब यहां जो भी होगा उसकी तुलना में अगर यहां ज्यादा हुआ तो हाई हो गया, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी बता दी। अब 100 डिग्री गर्म है कि ठंडा है, अरे कुछ नहीं बोल सकते भाई। किसके सापेक्ष बोल रहे हो? 200 डिग्री के सापेक्ष बोलोगे तो 100 डिग्री तो ठंडा ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हाई लो भी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये रिलेटिव है। अगर कोई हाई है तो उससे अगर जरा भी वाइड कहीं कम हुआ तो लो हो गया। जैसे 1000 मिली बार है तो 900 मिली बार लो हो गया, कहीं 600 मिली बार है, कहीं 700 मिली बार है तो 700 ही हाई हो गया। अभी 800 को लो बोला था आपने और 700 को हाई बोल रहे हो। तो ये ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है कि लो और हाई कोई एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं होती, तुलनात्मक होती। जब मैंने आपको पढ़ाया था वायुदाब की पट्टी, तो मैंने कहा था कि दो उच्च वायुदाब की पट्टी के बीच में एक निम्न वायुदाब की पट्टी स्वाभाविक है, नेचुरल है। दो हाई अगर हुआ तो बीच में उतना हाई तो होगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां हवाएं उतर रही है, यहां तो उतर नहीं रही, तो डेफिनेटली वहां से कम होगा, इसलिए लो बोल देते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये हाई लो का कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा सही बताएं कि वायुदाब की जो पट्टियां होती हैं, हम तो दो दिखाए हैं आपको समझाने के लिए ना,
ये कई रिंग फॉर्मेट में हो सकती है। जैसे यहां से धीरे धीरे थोड़ा हाई हुआ, फिर थोड़ा हाई हुआ, फिर थोड़ा हाई हुआ, फिर यहां सबसे हाई हो गया, आगे भी लो हो सकता है। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि इधर की ओर हाई है और इधर की ओर लो, ये दिमाग में रखें। और इसका उलट इधर, अब हो सकता है कि एक वायदाब की पट्टी इसके ठीक आगे हो, जरा इसको समझिए। हो सकता है यही एक वायदाब की पट्टी हो, ये लो है, इससे अगर जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम कहें कि 50 मिलीबार, तो यहां पे हो गया मान लो 100 मिलीबार, तो इसकी तुलना में तो हाई हो गया ना। और फिर यहां से मान लीजिए यहां पे हो गया 200 मिलीबार, अब इसकी तुलना में तो लो हो गया, लेकिन इसकी तुलना में तो हाई है ना, बोल नहीं रहे। तो आप देख रहे हो मोटा मोटा बाहर की तरफ वायदा बढ़ता जा रहा है। तो ये हम दो उदाहरण खाली दिए हैं बेटा, सही हो सकता है, बिल्कुल सही समझे। अब ध्यान से सुनना है बेटा, जो काम की चीज है। जब केंद्र में क्या हो बेटा, कुछ भी हो, लो होगा, हाई होगा, और तीसरा तो कुछ होता नहीं। अगर ये कंडीशन होगी, यानी केंद्र में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बेल्ट, और बाहर की ओर जो छल्ले बने वो हाई प्रेशर बेल्ट के बने, तो आएगा साइक्लोन। क्या आएगा बेटा, चक्रवात। क्लियर। और जब केंद्र में हाई प्रेशर हो जाए, बाहर की ओर लो प्रेशर हो जाए, तो क्या होगा बेटा, एंटी साइक्लोन। यानी हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, प्रति चक्रवात। ये क्लियर हो गया। पहचान बहुत आसान है। जब केंद्र में लो प्रेशर हो, बाहर की ओर हाई प्रेशर हो, तो साइक्लोन आएगा, एकदम लिखा पढ़ी में। जब केंद्र में हाई प्रेशर हो, बाहर की ओर लो प्रेशर हो, तो प्रति चक्रवात आएगा। अभी जो हमारे यहाँ विपर जो है, एक चक्रवात आया था ना बेटा, तो चक्रवात था। बताना थोड़ा ही है कि केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट बना होगा, बाहर हाई प्रेशर बना होगा, तभी ये बवाल हुआ होगा। और अक्सर आप टीवी वगैरह पे चेतावनियां सुनते हैं ना, तो मछुआरे वगैरह को चेतावनी दी जाती है, जो फिशर्स हैं, फिशरमैन है, उनको चेतावनी दी जाती है कि भैया जी समुद्र में मत जाइए। वो पूछते हैं काहे ना जाएं, तो बताते हैं कि समुद्र में लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। न्यूज जरा ध्यान से सुनिएगा। समाचार आता है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि सागर में ना जाएं, है ना बेटा। लो प्रेशर बेल्ट जब बनना शुरू हो जाता है, तो ये गारंटी नहीं कि चक्रवात आ जाए, लेकिन चक्रवात को न्योता भेज दिया गया है, इनविटेशन भेज दिया गया है। वो खाली वाली होंगे तो चले ही आएंगे, है ना। तो अगर लो प्रेशर बेल्ट बनना शुरू हुआ सेंटर में, तो साइक्लोन आएगा। और लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट अगर सेंटर बनना शुरू हुआ, तो प्रति चक्रवात आएगा। ये तो क्लियर हुआ। जरा लिखिए, डायग्राम के साथ बेटा दिखाइएगा, है ना। लिखें, यदि केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र मतलब लो प्रेशर बेल्ट, यदि केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बने, तो बाहर की ओर क्या बेटा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बने, तो चक्रवात। इंग्लिश जरूर लिखिए, साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। एक छोटा सा डायग्राम से भी दिखा दो बेटा, है ना। ये वाली कंडीशन दिखाइए।
यानी केंद्र में क्या होगा बेटा, लो प्रेशर, और बाहर की ओर क्या होगा, हाई प्रेशर। धीरे धीरे बेटा समझते हैं, घबराइए नहीं, अभी बड़ी गहराई में जाना है। तो अभी पानी में पैर वैर आपका रखवा रहे हैं कि जरा सा देखो पानी ठंडा है कि गर्म है, अभी तो एकदम इसके डीप में जाके पढ़ना है बेटा। तो पहले बेसिक्स हम लोग जाने कि चक्रवात में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। आगे लिखो बेटा नीचे, यदि केंद्र में उच्च वायु दाब का क्षेत्र, यदि केंद्र में क्या बेटा, उच्च वायु दाब का क्षेत्र तथा बाहर की ओर बाहर की ओर क्या बेटा, खुद से लिखो, निम्न वायु दाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर बेल्ट बने तो प्रति चक्रवात का जन्म होता है। ये क्लियर हुआ बेटा, पहले से मालूम था है? पहले से नहीं मालूम था, चलो बहुत बढ़िया है, अब तो नहीं भूलेंगे ना बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ बातों में बेटा फिर एडवांस चला जाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश हो। हवाएं गोल गोल घूमती हैं भाई, ऐसी बात है, गोल गोल घूमती है तभी तो नाम चक्रवात रखा, या प्रति चक्रवात। चक्रवात तो है ही है, चाहे उसके साथ प्रति जोड़िए और चाहे ना जोड़िए, चक्रवात तो दोनों में है ना बेटा। एक खाली चक्रवात है, एक प्रति चक्रवात है, तो चक्रवात शब्द तो दोनों में कॉमन है ना, और दोनों में अगर कॉमन है तो एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी कि पवन गोल गोल घूमेंगे। वो जैसे दीपावली में पटाखा छोड़ते हो ना, चरखी या क्या, गोल गोल घूमती है, तो ऐसे ये गोल गोल घूमती है। अब एक बड़ी भारी परेशानी है कि गोल गोल घूमती हैं तो काहे घूमती हैं, एक तो इसका जवाब ढूंढना है, गोल काहे घूमती हैं, गोल तो नहीं घूमना चाहिए। दूसरा ये कि इनकी गति अलग अलग काहे होती है। अरे बेटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इनकी गति बहुत ज्यादा भी होती है। पीपर जॉय जो आया था ना, वो तो बच्चा था, इनके बाप दादे हैं, 300 350 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है। फिर इनको हम लोग सुपर साइक्लोन कहते हैं, और ये साइक्लोन आदमी छोड़ दो, गाड़ी वाड़ी ठोक के वहां में उड़ती हुए नजर आती हैं। मैंने बताया था ना, अरे छप्पर और झोपड़ी और पेड़ों की तो बात छोड़ दें, कंक्रीट के घरों को तहस नहस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, एक माली होता है ना, एक कैंची उठाता है तो झाड़ियों की वो ट्रिमिंग करता है, हेज बनाता है एक साइज में, तो क्या करता है, उसमें जो थोड़ी बड़ी बड़ी निकली होती है उनको काटता है, और एकदम सुंदर सा एक साइज में सब हेज आपको दिखती है। ये नेचर की कैंचियां हैं, ये जब निकलती है ना तो पूरे इलाके को एक साइज में करती है, मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरे इलाके को एक बराबर कर उखाड़ पखाड़ के रख देती है, पूरा इलाका ही ध्वस्त कर देती है, और देखोगे 2.5-3 फीट से ज्यादा का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। ये बड़ी भयावह आपदा है बेटा प्रकृति की, बस सौभाग्य है कि हम लोग इससे बचे हैं। हिमालय अपने प्यार से अपनी गोद में छुपा के बैठा है, सबको धमकाता कि इधर आना मत, कोई आता नहीं। ये तो हम लोग की जगह मिली है बेटा, लेकिन दुनिया कुछ जगहों पे इसे बड़ी भयानक आपदा है। तो दो बातों पर बेटा फोकस करना है। पहला ये कि पवन गोल गोल घूमती है, और गोल गोल अगर घूमती है तो किधर घूमती है, कि जिधर मन करे उधर ही घूम जाती है। जैसे अभी आपके यहाँ जो चक्रवात आया, कल को परीक्षा में पूछे इसमें पवन किधर से किधर घूम रहे हैं। अब परेशानी है कि आपने अखबार पढ़ा है, आपने न्यूज़ पढ़ा है, आपने समाचार पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, कहीं ये नहीं बताया गया। तो कह देगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी, रैंडम घूमी। रैंडम माने जिधर मन करे उधर ही घूम जाती हैं, इनका कोई सुनिश्चित पैटर्न नहीं होता, तो तकलीफ में डाल देंगे आप।
हमेशा ध्यान रखना कि चक्रवात की गति कौन निर्धारित करता है, ये पहले देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे हवाएं किधर से किधर घूमती है। तो एक नोट बना लो। तो इसको एक कई पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो नोट में नंबर 1 पे आइए, है ना बेटा। और लिखने के पहले सुन लीजिए फिर लिखिए। पवन पढ़ने के पहले आपने ये पढ़ा था कि पवन के वेग को कौन निर्धारित करता है? है? नहीं बेटा, टेम्परेचर कहाँ आ गया इसमें? प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर की बात हीट उट पढ़ेंगे हम लोग तब आएगी। यहाँ पे क्या है बेटा? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का अर्थ भी मैंने बताया था कि दो स्थानों के बीच में दाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना अधिक होगा। दाब का, अरे आप देखते हो ना हमारे यहाँ कभी कभी हम लोग पेड़ों को ऐसे देखते हैं कि अरे चल रही हवा कि नहीं चल रही है। देखो पत्ता हिला तो बताते हैं हाँ हाँ चल रही है, लेकिन महसूस नहीं हो रही है। और कभी तो पेड़ ही हिलडुल के बता देता है और उखड़ उखड़ के बता देता है कि हम चल रहे हैं। आखिर हो क्या जाता है भैया? ये सारा खेल किसका है बेटा? वायुदाब के अंतर का। क्लियर है? तो पहला कि पवन के वेग को कौन निर्धारित करता है बेटा? अब इस स्थान और इस स्थान के बीच में वायुदाब का अंतर जितना अधिक होगा, बोल नहीं रहे? अरे अंतर तो है ही है, लो और हाई है। तो मैंने कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी तो नहीं लिखा। अरे 9 और 10 हो सकता है तो भी कोई लो कोई हाई हो जाएगा। 10 और 1000 लिख सकते हैं तो भी कोई लो कोई हाई हो गया। तो लो हाई तो होना ही है, लेकिन हमने कोई क्वांटिटी डिजिट तो नहीं फीड की है ना बेटा। अब ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में दाब का अंतर कितना है। इसमें लो और हाई के बीच में यह अंतर जितना कम होगा, पवन का वेग उतना ही कम होगा। और ये अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। बोल नहीं रहे हो बेटा? पता नहीं मेरी बात, ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला था, आप भूल रहे हैं? मैंने ये कहा था कि पूरी ज्योग्राफी में एक अपवाद नहीं है, सिंगल एक्सेप्शन नहीं है कि पवन हाई से लो की ओर ना चले। पवन को हाई से लो की ओर चलना ही होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पानी को ऊंचाई से ढाल की ओर बहना ही होगा। ताप अधिक से कम की ओर जाएगा ही जाएगा। गर्म चीज ही जलाती है, ठंडी चीज थोड़ी जलाती है। क्योंकि गर्म चीज से टेम्परेचर ठंडी की ओर भागता है। किस गति से भागता है? डिफरेंस कितना है? जैसे आपके पीसीस में क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रिज में नॉर्मल वाटर और गर्म पानी एक साथ रख दें तो पहले ठंडा कौन होगा? तो अब स्वाभाविक सी बात है, दिमाग तो यही कह रहा है कि भाई जो गर्म पानी है उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, नॉर्मल वाटर है वो थोड़ा जल्दी ठंडा होगा। लेकिन आपको पता है उष्मा कैसे चलती है? उष्मा भी ताप प्रवण, जो आपने अभी शब्द प्रयोग किया वो ताप प्रवणता कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दो वस्तुओं के बीच में ताप का अंतर जितना अधिक होगा, उष्मा उतनी ही तेजी से चलेगी। आजकल गर्मियों में ना बच्चे लोग बाइक वाइक से जब चलते हैं ना तो वो टीवी का एड वेड देखते हैं। आजकल बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन आते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक का। एक जने झरने में कूद गए, एक जने हेलीकॉप्टर से कूद गए, यही सब तो विज्ञापन आता है। तो बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक पी के वही सब महसूस करते हैं। कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन फीलिंग कर लेते हैं। तो जाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे तो कहते हैं ठंडा वाला निकालिएगा। तो वो एक बॉटल देता है और कंफर्म कराता है कि भैया आप कंफर्म करो कि ठीक है कि नहीं। तो बच्चे लोग हाथ से पकड़ते हैं बॉटल को, छू के देखते हैं, कहते ना 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 ठंडा नहीं, दूसरा लाओ। फिर हाथ से छू के देखते हैं। मुझे लगता है हाथ से छूते ही नहीं पता चल जाता, एक आध 2 सेकंड पकड़े रहते हैं हाथ में, फिर बताते हैं कि ठंडा नहीं है ना। जब रोटी बनाने लगे तवा खूब गर्म हो जाए तो कहिए भैया जरा छू के बताओ गर्म है, 1 सेकंड में काम हो जाएगा, विद इन सेकंड। अगर गलती से भी टच हो गया तो एहसास हो जाएगा कि गलती आपसे हो गई।
उष्मा भयानक गति से आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक है। उस बॉटल के टेम्परेचर और आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस तो है, उतना नहीं है, इसलिए उष्मा का हस्तांतरण उतनी तेजी से नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसी चीज को दिमाग में हमेशा रखो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा पवन चलेंगे हाई प्रेशर से। देख लो, चक्रवात में पवन का वेग दाब के अंतर पर निर्भर करता है। पवन का वेग किस पे बेटा? दाब के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी उसी में आगे लिखना है बेटा। दाब का अंतर जितना अधिक होगा, चक्रवात में पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बड़ा रिस्पांस करते चलो बेटा। बहुत आराम से मैं बात इसलिए कर रहा हूं ना बेटा कि कहीं कोई तकलीफ ना होने पाए, और अभी हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब थोड़ा सा दाब को किनारे करिए और हम आपको समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। इसको हम मिटा देना बेटा। दाब को थोड़ा किनारे करो, थोड़ा सा उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पानी को दिमाग में रखते हैं और ऊंचाई को दिमाग में रखते हैं। तो आपको पता है कि पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल कर बहेगा। अरे कुछ आना बोलिए। और पानी का जो प्रवाह होगा, बहने की गति होगी, वो निर्धारित होगी उन दो स्थानों के बीच में ऊंचाई का कितना अंतर है। हाँ या ना? फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल कर बहेगा, ये तो तय है। लेकिन पानी किस वेग से बहेगा वो डिपेंड करेगा कि उन दो स्थानों के बीच में ऊंचाई का अंतर कितना है। हाँ या ना? चलिए थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान है 5 मीटर ऊंचा, है ना बेटा, और कोई स्थान है 50 मीटर ऊंचा। बोल नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है? अब तो तय है कि इधर से पानी इधर की ओर बहेगा। बोल नहीं रहे हो? अब स्लोप जरा देख लो। स्लोप जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ढाल जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो अब पानी इस ढाल को फॉलो करते हुए चलेगा। क्लियर है? और इसी में थोड़ा सा अगर हम ये देख लें कि 5 मीटर है, बोले बेटा, और 10 मीटर है, तो पानी तो फिर बहेगा ही। लेकिन आप देखो ढाल का डिफरेंस, एलिवेशन का डिफरेंस दिख रहा है। अब यहां ढाल कम है, यहां भी पानी ऊंचाई से ढाल कर बहेगा, बहना तो है ही है। यहां भी ऊंचाई का अंतर है, पानी यहां भी ऊंचाई से ढाल कर बहेगा, लेकिन मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि कहां तेजी से बहेगा। तो बस जहां पे आपने हाइट लिखा है वहीं पे आप दाब लिख लो, बात बन जाएगी। कहीं 5 मिली बार है, कहीं 10 मिली बार है। बोल नहीं रहे? तो पवन हमेशा 10 मिली बार से किधर चलेगा? 5 मिली बार। स्लोप आप देख ही रहे हो, पवन का स्लोप दिखता नहीं, लेकिन हम डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोरिलेट करके। अब यहां पे देखो, अरे यहां कुछ दिख रहा है? यहां पे 50 मिली बार मानो और 5 मिली बार मानो। अब डिफरेंस कितना हो गया? 45 मिली बार का डिफरेंस हुआ। बोल नहीं रहे? और यहां डिफरेंस कितना है? 5 मिली बार।
तो इससे तो कई गुना तेज वहां पे पानी बहेगा और पवन भी चलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दो स्थानों के बीच में वायु दाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ये मैंने आपको समझाया है हाइट को उदाहरण देकर के, कि हाइट के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हैं, जो मुझे लगता है आपने समझा होगा। लेकिन एक चीज पे नोटिस नहीं किया होगा, इन दोनों के बीच की दूरी भी मायने रखती है। इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा देखो एक खेल और, हाइट से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। 5 मीटर, 10 मीटर, है ना? कहानी दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये एलिवेशन जरा देखो, एकदम स्ट्रेट है, इससे कहीं ज्यादा एलिवेशन है तब, जबकि यहां अंतर 5 ही मिलीबार है। बोल नहीं रहे हो? यहां अंतर 5 ही मिलीबार है, जबकि यहां अंतर 45 मिलीबार है। दाब का अंतर यहां ज्यादा है, लेकिन पवन तेज यहां चलेगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वायु दाब का अंतर एक फैक्टर तो है ही है, कि वायु दाब का अंतर अगर होगा तो पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगे। लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि वायु दाब की पट्टियां कितनी पास पास हैं। बोल नहीं रहे हो? अगर वायु दाब की पट्टियां पास पास होंगी तो दाब का अंतर भले ही कम होगा थोड़ा, पवन भयानक चलेंगे। अब इसको ऊंचाई समझ लो, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब खुद ही देख लो, यहाँ ऊंचाई का अंतर 5 ही मीटर का है, लेकिन पानी कहाँ तेज बहेगा? अरे ये तो एकदम सीधा दिख रहा है। यहां से दिल्ली के बीच में 2 किलोमीटर की ऊंचाई का अंतर है, पता ही नहीं चलेगा कि अंतर है कि नहीं है, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है ना बेटा, कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। वहीं अगर हम कहें कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई का अंतर 50 मीटर की दूरी पर है, तो आपको वो स्लोप बहुत तीखा दिखेगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? वायु दाब का अंतर एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कि वायु दाब की पट्टियां कितना पास पास हैं, कितना नजदीक नजदीक हैं। तो वायु दाब का अंतर कम भी होगा, और वायु दाब की पट्टियां अगर पास पास होंगी तो कहर बरपा देंगी। दिख ही रहा है आपको। वायु दाब का अंतर भले बहुत ज्यादा हो और वायु दाब की पट्टियां अगर बहुत दूर दूर हैं, तो पवन का वेग उतना तीव्र नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें दो फैक्टर मिलके काम करेंगे, वायु दाब का अंतर भी ज्यादा हो और वायु दाब की पट्टियां अगर पास पास हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा, कहर बरपा देंगी ये। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वायु दाब का अंतर कारण है बेटा, अभी आपने लिखा है, लेकिन एक कारण और भी है कि वायु दाब की पट्टियों के बीच का डिफरेंस कितना। हाइट से मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया, ऊंचाई से मैंने आपको बढ़िया समझाया, कि आप देख रहे हो यहां भी ऊंचाई का अंतर तो कुल मिला जुला के 5 ही मीटर का है, देखो, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत कम है, और यहां तो 45 मीटर का डिफरेंस है। बोल नहीं रहे? या 45 मिलीबार कह लो, या जो भी कह लो, डिफरेंस है। लेकिन यहां दूर दूर है ना बेटा, तो एलिवेशन कम हो जाएगा। ये तो थोड़ा ज्योमेट्री का भी मामला है, थोड़ा गणित का मामला है, तो समझ पा रहे हैं? तो पहला फैक्टर तो आपने लिख लिया कि चक्रवात में पवन के वेग को निर्धारित कौन करता है बेटा? वायु दाब का अंतर, दाब प्रवणता एक फैक्टर है। लेकिन एक फैक्टर और भी है जिसे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, वो फैक्टर ये है कि वायु दाब की पट्टियों के बीच का डिफरेंस कितना है ना? दूसरा लिखो, लिखें, यदि वायु दाब की पट्टियां पास पास हो तो, यदि वायु दाब की पट्टियां क्या बेटा पास पास हो, तो पवन का वेग तीव्र हो जाता है।
पवन का वेग तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। ठीक है बेटा, पैरा चेंज कर लो। वहीं वायुदाब की पट्टियां यदि दूर दूर हो तो, वहीं यदि वायुदाब की पट्टियां क्या बेटा दूर दूर हो तो वायुदाब का अंतर अधिक होने पर भी वायुदाब का अंतर क्या बेटा अधिक होने पर भी पवन का वेग कम होगा। पवन का वेग क्या होता है बेटा, कम। तो अब पवन तेज चलने की कंडीशन दो दिख रही है, बोले बेटा। पहले तो एक ही कंडीशन थी हम लोगों की, अब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि दाब प्रवणता ज्यादा हो और वायुदाब की पट्टियां पास पास हो तो पवन बहुत भयानक फैलेंगे। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, वायुदाब का अंतर तो ज्यादा होता है लेकिन वायुदाब की पट्टियां दूर दूर होती हैं, मजा नहीं आता। कभी कभी वायुदाब का अंतर कम रहता है, वायुदाब की पट्टियां करीब रहती हैं, तेज तो चलते हैं लेकिन उतना आनंद नहीं आता जहां दोनों एक साथ हो जाए, अंतर भी 45 का हो जाए और ये वाली दूरी बचे बीच में, तो सोचो क्या होगा। भयानक स्पीड से, भयानक गति से पवन चलेंगे। तो चक्रवातों में जो पवन की गति इतनी तेज हो जाती है उसके पीछे वायुदाब का अंतर तो जिम्मेदार है ही है बेटा। उससे कहीं जिम्मेदार होता है कि जो गोलाकार पट्टियां बनती हैं वो एकदम करीब 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 बनने लगती है, बस एक्सेलरेट हो जाती है। ये क्लियर हुआ? कोई भ्रम हो तो बात करो, अभी मैं खड़ा हूं सामने। पवन के वेग को निर्धारित दो फैक्टर करेगा, वायुदाब का अंतर और वायुदाब की पट्टियों के बीच की दूरी। दिमाग में रहेगा ना, भूलना नहीं। और एक बात हमेशा, वायुदाब की पट्टियों के बीच की दूरी भी कम मायने नहीं रखती, देख ही रहे हो आप। अंतर कम होना है लेकिन फिर भी करीब होने के बाद इनसे तेज पवन यहां चल रहे हैं, इनसे तेज पानी यहां बहेगा, हाँ या ना? कोई डाउट नहीं है ना बेटा? आगे बढ़े, चले। अब एक चीज बताओ कि चक्रवात अगर आएगा तो कहीं तो आएगा, कहाँ आएगा? चंद्रमा पे, मंगल मंगल पे? अरे बाढ़ में जाए, चंद्रमा पे आए, हमसे क्या लेना देना है। धरती पे आएगा तो धरती पे कहीं ना कहीं तो आएगा ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग पूरी धरती को दो गोलार्ध में बांट लेते हैं ना बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है? बड़ी मजेदार बात है कि विषुवत रेखा पे चक्रवात नहीं आते, आते ही नहीं। अरे पढ़ा है आपने बेटा, यहां धरातल में वन का संचार नहीं होता, वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। अरे शांत पट्टी पढ़ाया है भैया, तो काहे के लिए पढ़ाया है? पीछे वाला डिलीट करते जाओगे बेटा तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली चक्रवात या तो यहां आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में, और कहां आएगा? बोल नहीं रहे। तो अब इससे डिपेंड करता है कि उसमें पवन की दिशा कैसे होगी। जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी बड़े मजाकिया प्रश्न पूछे जाते हैं, विपर ज्वार में पवन किधर से किधर घूम रहे थे। अब बच्चा हैरत में ये पड़ जाता है कि हम, बताइए, बड़े नालायक हैं हम, पढ़े तो ये ध्यान दिए ही नहीं किधर, ये कहीं दिया ही नहीं तो आप ध्यान क्या दोगे? किसी न्यूज में, किसी समाचार में ये बात बताई ही नहीं गई तो आप ध्यान कैसे दोगे? ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो अवधारणा है, बच्चे याद करते हैं। और मैंने आपको बोला था ना कि किसी कीमत पे याद मत करिएगा, याद वहीं किया जाता है बेटा जहां कोई विकल्प ना मिले। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक समझ है, इसको याद क्यों करेंगे हम लोग? और इसे कूड़ा कचड़ा याद करेंगे
तो फिर तो दिमाग में कूड़ा भर जाएगा। जो याद करने की चीज है उन्हीं को याद करिए, फालतू चीज याद करने की नहीं, ये समझने की चीज है, तो थोड़ा समझते हैं। तो पहले बता दो चक्रवात किधर ले आए, ठीक है, फरमाइशी कार्यक्रम है तो फिर उसी हिसाब से बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, हाँ सही रहेगा, थोड़ा सा ठीक भी लगता है। तो चलो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आएगा, तो चक्रवात आएगा तो कंडीशन अभी लिखा आपने क्या बेटा, लो प्रेशर, वेरी गुड। इधर होगा क्या, लो प्रेशर बेल्ट, और बाहर की ओर हाई प्रेशर। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, हाँ हाई प्रेशर। पवन किधर से किधर चलते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, पूरे भूगोल में इसका भी अपवाद नहीं, गलती से भूल के मत समझना, कहीं पूरी ज्योग्राफी में एक एक्सेप्शन नहीं है कि कोई पवन इस नियम का उल्लंघन कर दे। उसे हमेशा हाई से लो की ओर चलना होगा। कभी दिमाग में कंफ्यूजन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि पानी हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर ही बहेगा, इसका अपवाद पूरे यूनिवर्स में नहीं हो सकता, है ना। नीचे से ऊपर पानी खुद ब खुद नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे खुद ब खुद चलाएगा, ग्रेविटी लेके चली आएगी, लेकिन नीचे से ऊपर पानी कैसे जा सकता है। इसीलिए पवन कभी लो से हाई की ओर नहीं जा सकता, खुद ब खुद नहीं जाएगा। बोल नहीं रहे, हाँ लो से हाई की ओर जा सकता है। ड्रामा हम लोग करते हैं, ये वायुदाब की वजह से चल रहा है। अरे नहीं, डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो भी लो हाई बनाता रहता है, वो लो हाई प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे उड़ता है। प्लेन अलग कॉन्सेप्ट पे उड़ता है, हेलीकॉप्टर अलग कॉन्सेप्ट पे उड़ता है। हेलीकॉप्टर देखा है उड़ते हुए नजदीक से, कोई नेता होता कि रैली वैली में, नहीं देखा, देखना चाहिए ना, कभी नेता होता हेलीकॉप्टर से आए तो थोड़ा जाके देखना चाहिए भाई। भाई हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ तो नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना। तो आप देखोगे वो जादू भरा ब्लेड होता है, जैसे ये फैन है ना, तो जैसे फैन की सफाई करते समय कुछ बच्चे हैं वो ब्लेड उल्टा लगा देते है ना, हवा नहीं देगा, फिर वो इधर की ओर हवा नहीं फेंकेगा, फिर उल्टा, फिर समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ हो गया तो खोल के फिर ब्लेड सही कर देते हैं। हवा इस तरफ आ रही है, इसके पीछे इसके ब्लेड का कर्व रिस्पॉन्सिबल है। ये सीलिंग फैन आपका है, हवा दे रहा है ना, इसमें ब्लेड में कर्व होता है, वो आपको भले पता ना चले बट देयर इज कर्व, एक उसमें एंगल दिया जाता है, वो हवा देता है। हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है इतना जादू भरा होता है, इसके कर्व को जब चाहे जिधर घुमा दे। बोल नहीं रहे हो, इतनी भयानक स्पीड में अगर वो घूम भी रहा है ना, बस पायलट के पास वो सिस्टम है, डिवाइस है कि जो चाहे जिधर घुमा दे उसका ब्लेड। तो कभी हेलीकॉप्टर देखिएगा, चुनाव उनाव की बेला आ रही है तो मौका मिलेगा तो देखिएगा, जब हेलीकॉप्टर उड़ने को होता है तो आप देखते हैं उसका ब्लेड बहुत जोर से घूमना शुरू होता है, धीरे 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 फुल पीक पे आता है, भयानक स्पीड से घूमने लगता है ब्लेड। हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं, वो कई घंटा इसे घुमाते रहे, उड़ेगा नहीं। लेकिन आप नोटिस करिएगा, तो आप निगाह साधे रहिएगा ब्लेड पर खाली, आप देखोगे उसका ब्लेड धीरे धीरे टिल्ट होगा, और फिर नीचे तो लगता है जैसे आंधी ही आ गई, धूल धक्कड़ ये सब इतनी तेजी से उड़ना शुरू होगा, क्योंकि वो सारी हवा अब ऊपर से खींच के नीचे फेंक रहा है, और नीचे बना रहा है हाई प्रेशर, ऊपर हो रहा है लो, और सारी चीजें उठा दी जाती हैं ऊपर की ओर। हेलीकॉप्टर भी उठ जाता है, निकल जाता है, प्लेन ऐसे नहीं उड़ता। प्लेन को उड़ने का कॉन्सेप्ट अलग है, साइंस वाइंस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। क्लियर है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि आप आर्टिफिशियली हाई लो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से पवन का प्रवाह हमेशा हाई से लो की ओर होगा, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं हो सकता। फैन हम लोग चलाते हैं, ये हवा हाई लो का पालन करके चल रही है ना, आर्टिफिशियली हम लोग 3-5 कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। क्या नीचे से ऊपर पानी नहीं चढ़ाते, है नहीं चढ़ाते, सबमर्सिबल चलाते हैं, टुल्लू पंप चलाते हैं, चढ़ा ही देते हैं, ग्रेविटी को ठेंगा दिखा देते हैं, रोक सको तो रोको, जा रहा है पानी ऊपर चला ही जाता है। तो हम अपने टैंक में पानी चढ़ाते हैं खाली,
टैंक से पानी उतारते थोड़ी है, पानी अब ग्रेविटी काम कर लेती है। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना कि इसका अपवाद पूरी ज्योग्राफी में कहीं नहीं है, होता तो हम जरूर बताते। पवन जब चलेगा तब हाई से लो की ओर चलेगा। तो दिखी ना बेटा किधर हाई है किधर लो है, बोल नहीं दे रहा, चला लो। अरे चलाना है, अब क्या करना है, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं है। तो इधर हाई है और इधर से चल गया किधर, लो की ओर। इधर हाई है और इधर से चलेगा लो की ओर, लाइक दिस। हाँ या ना कुछ बोलिए ना भैया जी। चल गया। ये तो लग रहा है सब जा जाके एक दूसरे से लड़ जाएंगी, ये गोल गोल कहां घूमने लगती है। देखने कहा लड़ेंगे तो इधर उधर घूमेंगी, नहीं इधर उधर नहीं घूमेंगे। बीपर ज्वाय में हवाएं किधर किधर घूमी थी हम लिख के दे रहे हैं, वैसे ही घूमी होगी। वो चाहे दे और चाहे न दें, चाहे अखबार में छापें, चाहे न्यूज में बोलें ना बोलें। और बीपर ज्वाय तो आ चुका है, हम तो आगे आने वाले का भी बता देंगे किधर से किधर, आप भी बता दोगे। तो ध्यान रखना। एक चीज भूल गए आप, कोरियालिस बल और फेरल का नियम भूल गए आप। मैंने ये भी कहा था कि पूरी ज्योग्राफी में इसका भी अपवाद नहीं है, इसका भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा। तो ये अपने मार्ग से किधर घूमेगी, नहीं बेटा। एंटी क्लॉक क्लॉक कभी बोलने की जरूरत नहीं है, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो जान लीजिए। ये अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूमेंगे, क्योंकि कौन सा हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में किधर से किधर दाहिने ओर। अब इसका दाहिना तो समझ में आ रहा है, ये भागेगी सीधा नहीं दाहिने, लेकिन खींची जाएगी केंद्र की ओर। लो प्रेशर है तो भाग के कहां जाएंगे, लेकिन ये दाहिने ओर घूम के जाएगी, सीधा नहीं जा पाएगी। और ये भी दाहिनी ओर घूम के जाएगी, दाहिनी ओर घूम के जाएगी। तो भैया जी थोड़ा सा इधर आइए, ये सारी हवाएं कुछ इस तरह से चल रही हैं, बोले बेटा। देखो अब ये गोल गोल तो घूमेंगे क्योंकि सीधी नहीं जा रहे हैं। और इसको जरा घड़ी से मिलाइए, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे याद करते हैं, बेड़ा गर्क आपका जरूर होगा एक बार, क्योंकि आप कंफ्यूज जरूर करोगे और भूलोगे तो काम हो जाएगा। और अगर नहीं भूलोगे तो और बड़ा अपराध कर रहे हो, क्योंकि आप पूरा दिमाग यहाँ लगा रहे हो। ये दिमाग लगाने की चीज है, ये समझने की चीज है। अरे हम तो परीक्षा में जाएंगे दिमाग में ही नहीं रहेगा, पूछोगे वहीं बताएंगे और ताल ठोक के बताएंगे सब। यहाँ तो जानते हो क्या करते हैं, वो विकल्प चुन लेते हैं तो जल्दी जल्दी आके घर देखते हैं कि सही चुने थे ना, एंटी क्लॉक ही था कि क्लॉक था, पहले घर पे कंफर्म कर लें कि कहीं गलती तो नहीं हुई। गलती होगी क्या, किसी कीमत पे गलत नहीं होगा। एकदम निश्चिंत हो गए घर आइए, आपका उत्तर सही है। तो ध्यान रखना, यदि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और अभी जो आया था किस गोलार्ध में आया था, अभी जो साइक्लोन आया था किस गोलार्ध में आया था, उत्तरी में आया था ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। हवाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी थी, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमी थी, बोले बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी वामावर्त भी कहते हैं, दक्षिणावर्त वाम। जिस घड़ी की ओर खड़े हो जाओ तो सुई इधर की ओर घूमती है, बोल नहीं रहा। तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं, वामा, बायां हाथ है ना, वामावर्त बोलते। तो परीक्षा में किसी तरीके से आपको तंग कर सकते हैं, बस आप सावधान रहिएगा। शब्दों में उलझाएंगे, भाव में उलझाएंगे, कॉन्सेप्ट में उलझाएंगे, हम कहीं नहीं उलझेंगे। आप पढ़ के गए हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, विकल्प में दे ही नहीं रहे। विकल्प में दक्षिणावर्त, वामावर्त, ढिमाकावर्त, और बच्चा घबरा रहा है। तो हर चीज से जागरूक होइए बेटा, कहाँ क्या काम आए, सारे हथियार लेके चलना है, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वही दागेंगे। ये क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट। साइक्लोन अगर उत्तरी गोलार्ध में आया, कहीं आए, भारत में ही नहीं,
कहीं आए, अमेरिका में आ जाए, कहीं आ जाए, हमारे हर हाल में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाए। क्लियर है? और दक्षिणी गोलार्ध में आए तो सुई की दिशा में। डायग्राम बना के समझा दोगे? डायग्राम से अगर समझा पाए तो फिर मिशन कामयाब है। जवाब तो सही है आपका, जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा क्यों होगा? हम डायग्राम से समझा पाए। वो बाईं ओर घूमेगी, आप पहले सीधे दिखाइएगा, फिर उसको बाएं घुमा दीजिएगा, फिर आप देखिएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा। लिख ले। हाँ लिखें, यदि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आए तो, हाँ कहीं लिखो बेटा, दिमाग में रहना है, कॉपी में थोड़ी रहना। यदि चक्रवात कहाँ आए बेटा? उत्तरी गोलार्ध में आए तो पवन घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। तो पवन किधर बेटा? घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। विपरीत माने एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में चक्कर लगा। क्लियर है बेटा? वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं। एकदम बेटा एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आप मजबूत रहिएगा। हम उनकी औकात बताएंगे अगर वो चक्रवात पूछे तो। अब डर के मारे ना पूछें, घबरा जाएं, पूछेंगे तो बता देंगे तो बात ही अलग है। पॉइंट नंबर 2, यदि चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में आए तो, यदि चक्रवात किधर बेटा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध माने सादर्न हेमिस्फेयर। तो पवन घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो पवन किधर बेटा? घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में। सब लिख डालो। चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बेटा? तो चक्रवात में क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब थोड़ा प्रति चक्रवात को भी डिकोड कर लिया जाए। तो इसमें किधर किधर घूमेंगे? क्या वैसे ही रहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा रहता है? तो अब एक लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आए तो, उसी में पॉइंट बना के लिखते चले जाओ बेटा। यदि प्रति चक्रवात किधर बेटा? उत्तरी गोलार्ध में आए तो नहीं, रुक जाओ। लिखाने के लिए तो एक शब्द है, लिखा देंगे काम हो जाएगा, लेकिन काम हमेशा के लिए हो जाए तो बेहतर है। और खुद ही बेटा महसूस करिए, खुद ही बताइए किधर होगा, दिखेगा। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है बेटा? केंद्र में हाई प्रेशर होता है, बोल नहीं रहे। और बाहर की ओर क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है। अब ये दिखाना है कि आ किधर रहा है, तो हम यहां दिखा दें 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। पवन हाई से लो की ओर चलते हैं, बाहर को निकलेंगे, ऐसे जा पाएंगे? नो। कोरियोलिस बल और फेरल का नियम इनके ऊपर भी लगे। इनको उत्तरी गोलार्ध में अपने रास्ते से दाहिनी ओर घूमना होगा, तो घुमा दो दाहिनी ओर भैया। घूम गए दाहिनी ओर। आप बोलो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
लिख लो। देखो इसको याद भी कर सकते हो आप, मुझे पता है याद करने में महारत हासिल है आपको, धोखा हो जाएगा किसी दिन। ये सब बकवास की चीजें याद वाद नहीं की जाती। बेवजह टेंशन लेके गए, मालूम चला परीक्षा में पूछा ही नहीं। लिखो, सेंटेंस पूरा करो। यदि पति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आए तो पवन घड़ी की सुइयों की दिशा में, पवन किधर बेटा? घड़ी की सुइयों की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात आए तो पता ही है क्या लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन डायग्राम से भी दिखा सकते हो। मैंने देखो घर पे क्या करना बेटा, सुनो, मेरा काम आपको पढ़ाना है बेटा, ठीक है, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर डायग्राम से आप चीजों को क्रिएट करना सीख लोगे तो टेंशन नहीं आएगा फिर कभी। समुद्री पवन असली समीर हम याद रखेंगे, कैटाबेटिक एनाबेटिक विंड हमको याद रखने की आवश्यकता है, यही सब याद करेंगे, पागल हो जाएंगे एक दिन। ना ना, एकदम मस्त होकर जाइए। अगर पूछा तो 2 सेकंड में वहीं निपटा देंगे, और नहीं पूछा तो ऐसे ही कहां याद करके गए। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आप याद करके गए हो और नहीं परीक्षा में पूछा, कितना टेंशन लेके गए थे आप? रास्ते भर बाइक चलाते समय, कार चलाते समय याद करते करते जा रहे हैं, और नहीं पूछा तो कितनी गुस्सा लगती है कि बताइए, सब मेहनत। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, आप एकदम मस्त होके जाइए। पूछेंगे तो वहीं उनकी औकात बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो ऐसे ही कहाँ याद करके आए हैं। तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। देखो ज्योग्राफी में या किसी विषय में जहां कॉन्सेप्ट हो वहां कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बाकी तो हर जगह लिखा हुआ है ऐसे घूम जाती है वैसे घूम जाती है, बच्चे याद करते हैं। अच्छा इसमें गड़बड़ी क्या है कि चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लोन क्लॉकवाइज। तो दोनों, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। उसी में कभी कभी कुछ ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि दूसरे का दूसरा बता के चले आते हैं, और सोचते हैं कि मेरा पक्का सही है, आपका पक्का गलत हो। कभी कभी कुछ लोग परीक्षा देने के बाद अपने कॉपी चेक करते हैं, और अपने चेक करके बहुत कुछ चेक कर लेते हैं। अरे भैया, आप ही को चेक करना है तो आप गलत किए थे उत्तर। अगर आपने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपने गलत किया होगा, अपने हिसाब से तो सही किया होगा, अपने ही चेक कर लो। 140 हो गई मेरिट आपकी, तो समझ में आएगा जब रिजल्ट आएगा। और मैंने बताया ना बेटा, ध्यान से सुनना, आईएएस का रिजल्ट, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है। पीसीएस का रिजल्ट बहुत ही खतरनाक है, कब कौन शहीद हो जाए कोई भरोसा नहीं। सुन रहे हैं आप? ये कोई मतलब नहीं कि आप क्वालिफाई किए हो तो फिर अगली बार भी करोगे, नीड नॉट नेसेसरी। कब एरिना के बाहर हो जाएंगे आपका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पीसीएस प्रीलिम्स बहुत ही खतरनाक हो चुका है, मेंस उतना खतरनाक नहीं है बेटा। यहाँ तो एक एक क्वेश्चन पे वारे न्यारे हो जा रहे हैं। अच्छा होता क्या है जरा मैं बता रहा हूँ। कहा जाता है बेटा कि आपकी पढ़ाई तो सबसे जरूरी है, फिर आपका भाग्य भी जरूरी है। एक बच्चे ने कहा मैं भाग्य योग्य नहीं मानता, मान जाओगे, समय मनवा देगा आपको। तो हायर कंपटीशन में आपकी पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद भाग्य जरूरी है। पढ़ाई नहीं किया, खाली भाग्य के भरोसे गए तो नहीं होगा, खाली पढ़ाई के भरोसे गए तो भी नहीं होगा, दोनों साथ में होना चाहिए। मैं बता रहा हूं बेटा,
जैसे बच्चा जो पढ़ के किया, मान लो 104 क्वेश्चन किया, तो उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई के बलबूते पे उसने 104 क्वेश्चन सही कर लिए। अब 5 क्वेश्चन उसने भी अटेम्प्ट किया और 5 क्वेश्चन किसी और ने अटेम्प्ट किया। थोड़ा अनुभव, थोड़ा तुक्का, थोड़ा सा इसके आधार कंफर्म नहीं था। अब 5 में आपका 3 सही हो गया, इनका 1 सही हुआ, तो 104 तक तो पढ़ाई चली दोनों लोगों की। अब वो जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने किया, 5 आपने किया, आपका उसमें से बाई द वे 4 गलत हो गया और इनका उसमें से 2 गलत हुआ, मार ले गए बाजी। ये पढ़ाई काउंट की इस बार नहीं, इस बार भाग्य काउंट कर गया। इसीलिए कहते हैं हायर कंपटीशन अब बड़ा रिस्की हो गया बेटा, बहुत खतरनाक हो गया। एक एक क्वेश्चन पे वारे न्यारे हो जाते, डेसिमल 5 मार्क्स पे न जाने क्या क्या कहानी हो जा रही है। इसलिए सतर्क रहना, और एक ये मत समझना कि एक क्वेश्चन से क्या होगा, एक ही क्वेश्चन से सब हो जाएगा, आप बाहर हो जाएं, क्योंकि रिजल्ट इतने ज्यादा नहीं आते। तो भाई आप अगर देखो तो मुझे लगता है 5000 बच्चों का रिजल्ट होगा। अभी जो रिजल्ट आया है ये बेटा एक बता रहा है मोटा मोटा 5000 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर 200 वैकेंसी है तो 20 गुना, मैंने एक अनुमान बता रहे, 15-20 गुना क्वालिफाई कराते। तो अगर 200 वैकेंसी है तो अधिक से अधिक 4000 क्वालिफाई कराएंगे, उससे ज्यादा क्वालिफाई कराएंगे, बोल नहीं रहे। और 15 गुना अगर क्वालिफाई करे तो 3000, ये रिजल्ट है। अब मुझे बताइए कि 7 लाख 8 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उसमें से 3000 4000 को छांट लोगे आप, कौन बेस्ट है? अरे उसमें कम से कम 20,000 बेस्ट है, कोई किसी से जरा भी कम नहीं है, लेकिन होगा तो 3,000 का ना, तो वही सब चलेगा। किसी का 2 ठो गलत हो गया, किसी का 2 ठो बाय द वे सही हो गया, सब चीजें काउंट करती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा कि फिर हिम्मत हार जाइए ना, आप परिश्रम करिए, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। और मैंने देखा है कि जो कर्म करते हैं भाग्य भी उनका साथ देता है, जरूर वक्त आपका जरूर आएगा, होगा जरूर। लेकिन ये है बेटा कि थोड़ा रिस्की तो हो गया है, और सिविल सर्विसेज में मैंने देखा कि उतना रिस्की नहीं हो गया। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ जाता है, अगर आप एक तैयारी एक लेवल पे है तो आपका रिजल्ट लगभग आ ही जाता है। यहाँ तो साहब कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। टॉपर्स का प्रीलिम्स में पता नहीं चलता, जो टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया पिछले साल फाइनल रिजल्ट में, उनका कभी कभी अता पता नहीं चलता प्रीलिम्स में, सोच लो। तो मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि हार्डली अपना एफर्ट करो, ईमानदारी से अपना प्रयास करो, बाकी छोड़ो ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा सो होगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। पर ये क्लियर हो गया बेटा। अब हेडिंग बना लें फिर से, चक्रवात। फिर से हेडिंग बनाइए चक्रवात। तो चक्रवात का तो सारा आइडिया आपको लग ही गया कि लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, प्रेशर डिफरेंस मायने रखेगा, प्रेशर डिफरेंस की पट्टियां कितनी करीब करीब हैं, पास पास हैं, ये मायने रखेगा, कई चीजें मायने रखती हैं। अब ध्यान से सुनना, जो चक्रवात होते हैं इनको निर्माण के आधार पर फिर 2 भागों में बांटते हैं। अब थोड़ा सा मामला टिपिकल होगा, माने अब थोड़ा सा गहनता की ओर बढ़ेंगे, तो लिखें निर्माण के आधार पे अथवा स्थान के आधार पर। निर्माण के आधार पे अथवा किसके बेटा, स्थान के आधार पर चक्रवातों को 2 भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। क्लियर है बेटा? यानी चक्रवात कहाँ आते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके आधार पे पूरे साइक्लोन जितने दुनिया में आते होंगे उनको 2 ही भागों में बांटा जाता है, तीसरा भाग उनका नहीं होता। तो 1-2 करके बता दो, 2 भागों में बांटा जाता है, लिख लिया? तो नंबर 1, अभी हम डायग्राम से समझाते हैं बेटा आपको, पहले लिखिए। नंबर 1,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या कहते हैं बेटा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इंग्लिश में भी लिखेंगे ना कोई नाम, तो इंग्लिश में कहते हैं इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो पहला तो ये है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये वाला कौन सा था? दो ही होते हैं, ये वाला नहीं होगा तो दूसरा वाला होगा, या यही वाला होगा तो बात ही खत्म हो जाए। दूसरे वाले को लिखो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरे वाले को क्या कहते हैं बेटा? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इंग्लिश में बेटा। टेम्परेट साइक्लोन। दूसरे वाले को क्या कहते हैं बेटा? टेम्परेट साइक्लोन। तो पूरे जो धरती पे साइक्लोन आते हैं वो दो नाम से जाने जाते हैं, है ना? या तो उन साइक्लोन को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, या उन्हें बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। तीसरा नहीं होता कोई। क्लियर है बेटा? तो पहले तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, अभी वाला कौन सा था? देखो 50-50% सही गलत की संभावना है, अगर आपको नहीं आता है तो भी। पहला वाला कंफर्म हो कि रिस्क लिया है? कैसे कंफर्म हो गया भाई? हैं? जो कटिबंध होते हैं ज्योग्राफी में, उसका आइडिया है आपको? अरे बाप रे। चलो ठीक है, तो एक नोट बना के पहले उसको क्लियर करेंगे तब इसको लिखेंगे। तो थोड़ा देख लो, जैसे पूरी धरती है ना बेटा, तो इसको हम लोगों ने कहा था 0, इसको कहा था 23.5 डिग्री, इसको कहा था 23.5 डिग्री, इसको कहा था 66.5 डिग्री, इसको भी कहा था क्या बेटा? 66.5 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। बस अंतर यह है कि इन लोगों के साथ लगेगा नॉर्थ और इन लोगों के साथ लगेगा साउथ। लैटिट्यूड वही रहेगा। अब जरा देखो, ये जो एरिया है ये, इसको ज्योग्राफी में कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रॉपिकल। क्लियर है? और ये दोनों एक ही जैसा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेट जोन। अब बच गया ये और ये पोलर जोन, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। पोलर, पोलर माने ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। तो पूरा ताप के आधार पे मोटा मोटा इसको 3 भागों में बांटते हैं। ट्रॉपिकल, जहां ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेट, जहां दोनों ऋतुएं देखने को मिलती हैं, शीतकाल और ग्रीष्मकाल भी। पोलर, जहां सिर्फ एक ऋतु देखने को मिलती है, यहां सिर्फ गर्मी, यहां सिर्फ ठंडा, दोनों के बीच में, दोनों का आनंद लो। हम लोग बीच वाले तो हैं, टेम्परेट जोन में आनंद ले रहे हैं दोनों का। अभी देखो एक आनंद आ रहा है, 2-4 महीने में दूसरा आनंद आएगा। तो ये है बेटा, लेकिन ध्यान रखना ये मोटा मोटा डिमार्केशन है, माइन्यूट डिमार्केशन भी है। जैसे एक को कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, सब पोलर जोन। अरे भैया जी, ऐसा थोड़े है कि यही कहे सर लाइन जरा दिखाइए, तो कहाँ है? दिखा दिए, और एक पैर इधर और एक पैर इधर करके खड़े हो गए। कहाँ खड़े हैं?
एक पर उठा के कह रहे हैं पोलर में और फिर कह रहे हैं ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में। ऐसा है क्या? कहीं लाइन दिख जाएगी आपको? कहीं कोई लाइन नहीं है। एक बाउंड्री नहीं है कि इसके इधर शीतोष्ण है और इसके इधर शीत है। बिल्कुल नहीं है बेटा, वो लाइन आप खोज नहीं पाओगे। और आप क्या, कोई नहीं खोज पाता। एक का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, दूसरे का प्रभाव धीरे धीरे शुरू होता है। तो बीच में एक संक्रमणशील क्षेत्र मिलता है, ट्रांजिशनल एरिया मिलता है, जिस एरिया में दोनों के बारे में स्पष्ट बता पाना मुश्किल होता है। बॉर्डर पे ही दिखेगा वो एरिया। तो जाहिर सी बात है इसके इसके बीच में होगा, इसको बोलेंगे सब पोलर जोन, उपध्रुवीय क्षेत्र या उपध्रुवीय कटिबंध। और जो इसके और इसके बीच में दिखेगा, इस इलाके में, यहां दोनों के लक्षण दिखेंगे। टेम्परेट वाला भी लक्षण दिखेगा और ट्रॉपिकल वाला भी लक्षण दिखेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल। लेकिन मोटा मोटा 3 भागों में, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। अब हमने जो कहा उधर आइए। एक चक्रवात वो जो इस इलाके में आते हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक चक्रवात जो इस इलाके में आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। और अच्छी न्यूज ये है कि इस इलाके में कोई चक्रवात नहीं आते, पोलर रीजन में कोई साइक्लोन नहीं आते। तो चक्रवात पूरी धरती पे 2 ही इलाके में आते हैं, या तो उष्णकटिबंधीय होगा या तो शीतोष्णकटिबंधीय होगा। अब यहां से तरह तरह से घेरते हैं, आपको मुश्किल प्रश्न थोड़ी पूछते हैं, समझ वाला प्रश्न पूछते हैं। देखो पूछ लें। अरे भाई अनुमति हो तो पूछे, आप तो अनुमति ले लेके पूछते हैं भाई। धरती के सबसे बड़े क्षेत्रफल पे कौन से चक्रवात आते हैं? अब गड़बड़ मत करो, अपनी आंखों का प्रयोग करो, आंख से देखो, उसके बाद जवाब। ये जो, अरे एक बात मुझे बताओ, एक बाल आप ले लो, उस बाल का इतना इलाका निकाल दो क्षेत्रफल, तो फिर उस बाल में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो क्रिकेट की बाल ले लो जहां सिलाई की जाती है, उसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे काट के निकाल दो, उस बाल में बचेगा क्या? ये जो एरिया आपको दिख रही है, ये एरिया, ये चारों ओर है ना बेटा। तो धरती का सबसे बड़ा एरिया कौन बनाता है? ट्रॉपिकल जोन बनाता है, उसका एरिया सबसे अधिक होता है। और डेफिनेटली उस एरिया में जो चक्रवात आएंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया बहुत बड़ा होता है, 2 कारणों से बड़ा होता है। एक तो ऐसे ही बड़ा है, और दूसरा कि वायुदाब की पट्टियां खिसकती हैं उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। तो 23.5 इंच की सीमा नहीं है। जब वायुदाब की पट्टियां नॉर्थ की ओर, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती, एक दिन बात हुई थी आपसे, तो ये फिर यहां तक चले आते हैं। ये बेटा, अरे वो तो है ही है 23 डिग्री तक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी जाती है? सब अलग अलग, सबका अक्षांश अलग अलग है ना बेटा। जैसे जो डोड ड्रम है, वो अगर वहां गई तो वहां वाली कहीं और चली गई, तो ऐसे है ना, ऐसे। तो अगर एक गया तो सब न चले जाएंगे, तो सारी वायुदाब की पट्टियां शिफ्ट होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर शिफ्ट हुई तो उष्णकटिबंध का एरिया अब ऊपर चला गया, चला गया ना, फिर उष्णकटिबंध का एरिया नीचे चला जाता है। तो चूंकि इनका एरिया उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से उत्तर और दक्षिण की ओर होता रहता है, इसलिए भी इनका एरिया बड़ा हो जाता है। तो धरती के सबसे बड़े, यही पूछा एक बार, विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल पे कौन से चक्र, अच्छा परीक्षा में दिख जाता है तो ऐसे होश भागता हो जाता है। यहाँ तो हम लोग बोलते रहते हैं तो इधर से उधर पल्ले ही नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन में आ गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब भाग खड़े होते हैं, अरे बाप रे ये कौन सा परमाणु बम फूट गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन माने जो उस इलाके में आता, तो सबसे बड़े एरिया में आता। दूसरी बात कि दोनों के जन्म लेने के कारण अलग अलग।
दोनों चक्रवातों के पैदा होने के कारण पृथक पृथक हैं बेटा, अलग अलग कारण है। कारण भी पूछता, उष्णकटिबंधों चक्रवातों के उत्पन्न होने का क्या कारण है? वही कारण शीतोष्ण का नहीं है, और जो कारण शीतोष्ण का है वो उष्ण का नहीं। दोनों के कारण जुदा जुदा है। वैसे सबसे बदमाश होते हैं उष्णकटिबंध वाले, गुंडा टाइप के होते है ना। माने दादागिरी करते हुए आते हैं और तबाही मचा के चले जाते हैं, और इस वायदे के साथ फिर आएंगे, रोक सकना तो रोक लेना। ये तो दादागिरी है साहब, आते हैं बर्बाद करते हैं और कह के जाते हैं फिर आएंगे, और रोक सकना तो रोक लेना, नहीं रोक पाते। शीतोष्ण वाले बेचारे वो बदमाश ज्यादा नहीं होते, यानी वो तबाही ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसमें पवन का वेग ज्यादा नहीं होता, उनकी दिशा भी फिक्स होती है, उनका डायरेक्शन भी फिक्स होता है। और ये उष्ण वाले इतने बदमाश हैं कि कब किधर शिफ्ट कर जाए कोई भरोसा नहीं। आपने देखा ये जो विपर्जॉय है, उसको आपने अगर देखा होगा तो ये जा रहा था इधर, सीधे पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में था, लेकिन अचानक ये मुड़ गया इधर, बढ़ रहा था, अनुमान लग रहा था उधर निकल रहा, अचानक शिफ्ट हो गया। और इधर वाले तो इधर बढ़ जाते हैं। अरे बंगाल की खाड़ी में जो आता है वो उड़ीसा आदि के तटों पे हमला बोलता है, वो किधर जा रहा है। इसलिए कहते हैं उष्णकटिबंधी चक्रवात जो है ना भरोसेमंद नहीं होते, ये किधर चल पड़ेंगे इनका कोई भरोसा नहीं, नुकसान कस के करते हैं, क्षति कस के पहुंचाते हैं। दोनों का नाम लिख लिया बेटा। अब बारी बारी से सबकी चर्चा होनी है, तो पहली हेडिंग फिर से बना लें, अब कल बात करेंगे। पहली हेडिंग क्या है बेटा? उष्णकटिबंधी चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। विस्तार से पढ़ेंगे बेटा आज यहीं तक।